तो स्वागत है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तीसरी कक्षा में। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लें। इससे पहले हम पिछली क्लास के कुछ ब्रिज क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पिछली क्लासेस के क्वेश्चन रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन है द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज। अब बताइए रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। इमरजेंसी केस में जब हम बहुत जल्दी या फास्ट रिएक्शंस लेते हैं उनको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। इन रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है, हमारे जो सिग्नल होता है, सिग्नल हमारे ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास सिग्नल ना भेज के डायरेक्टली वहीं से ही हमारे इफेक्टर के पास हमारे सिग्नल को भेज देती है। तो ये जो पाथवे होता है जिसमें ब्रेन के पास तक हमारा सिग्नल नहीं जाता है, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन में शो होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। देखिए क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, नर्व्स हमारी दो तरीके की होती है। पहली नर्व्स वो होती है जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, और कुछ नर्व्स हमारी ऐसी होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब इनका जो नंबर होता है वो हम पेयर में याद रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है, जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी 12 पेयर्स। क्रेनियल होती है हमारी 12 पेयर्स। ठीक है, और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो होती है 31 पेयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मोस्ट ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस आर कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स। अब देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं फेस पर जो प्रेजेंट है वो हमारे ब्रेन के बहुत पास होते हैं, तो इसलिए वो कनेक्टेड होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स से, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स से कनेक्टेड। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनको कंट्रोल करती है हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या करती हैं, हमारे जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई द सिग्नल्स आर नॉट सेंट टू ब्रेन डायरेक्टली ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसमें हमारे सिग्नल डायरेक्टली ब्रेन के पास क्यों नहीं भेजे जाते, यहीं से क्यों आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से वापस क्यों आ जाते हैं हमारे एक्शंस में, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो वापस स्पाइनल कॉर्ड से क्यों आते हैं, ब्रेन तक क्यों नहीं पहुंचते। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन होता है हमारा स्लो प्रोसेसिंग वाला। स्लो प्रोसेसिंग है ना, मतलब कि वो सोच समझ के एक्शंस लेता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सोच समझ के हमारा ब्रेन हमारे एक्शंस को लेता है। लेकिन हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं हमारी इमरजेंसी की सिचुएशन में। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है और उस केस में आप टाइम लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उसमें हम बिना सोचे तुरंत एक्शंस लेते हैं। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा जो सिग्नल होता है वो पहले ब्रेन तक नहीं पहुंचता, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से आता है, उसका सिग्नल बाद में हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये थे हमारे कुछ ब्रिज क्वेश्चंस। अब रिवाइज करते हैं, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और हो सका अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम हार्मोनल सिस्टम भी कर लेंगे, नहीं तो हम इसको छोटे पार्ट में रख के दूसरे पार्ट में हम हार्मोनल सिस्टम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, तो ब्रेन क्या है हमारा, ब्रेन है हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि बॉडी में जो पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, मेनली वो हमारे ब्रेन की हेल्प से हो रहा है। तो ब्रेन क्या है, हमारा मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये साथ में मिलकर के बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो लास्ट वीडियो में बात कर चुकी थी मैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलकर बनाते हैं। अब होता क्या है, हमारी वो पूरी बॉडी से सिग्नल आते हैं, किसके पास आते हैं, सिग्नल आते हैं हमारे ब्रेन के पास, या फिर हम कह सकते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। क्योंकि सिग्नल जितने भी बॉडी से आते हैं, पहले सिग्नल आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसके बाद जाते हैं हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन के पास। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए
अब हमने ये देखा कि जब हम सिग्नल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी स्टाइमुलस को लिया, ठीक है, क्या देखा आपने, कुछ चीज देखी, तो देखा क्या आपने, सिग्नल लिया। सिग्नल लिया क्या, मान लीजिए आपने देखा कि एक बहुत खूबसूरत सा फूल है आपके सामने, ठीक है, तो आपने क्या लिया, आंखों से अपने स्टिमुलस लिया, क्या देखना, उस फूल का स्टिमुलस लिया, ठीक है, वो आ गया सिग्नल आपके ब्रेन तक। अब आपके ब्रेन ने कहा कि आपको इसको तोड़ लेना चाहिए, या जो भी आपको करना है, आपको उस फूल को देख लेना चाहिए, उसको छू करके देखना चाहिए, टच करना चाहिए। तो अब क्या हुआ, सिग्नल आया आपकी आंखों के थ्रू ब्रेन के पास, और ब्रेन ने वापस आपकी बॉडी को सिग्नल भेजा, ठीक है। अब जब वापस ब्रेन ने हमारे रिस्पॉन्स शो किया, तो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं अपने मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ या तो आपका रिस्पॉन्स वॉकिंग के फॉर्म में हो सकता है, या आप कुछ बोल रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एक्शंस आप अपने रिस्पॉन्स के तौर पर आप ये सारे मूवमेंट्स को शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, तो आप क्या कर रहे हैं, इन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना हाथ हिलाना कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपनी आंखों को कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना, मैं अपने गर्दन को कंट्रोल कर सकती हूँ, पैरों को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी कि वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, इनको बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शंस, या फिर वॉलेंटरी मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि आपके हार्ट बीट। क्या आपके हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं, आपका हार्ट खुद धड़कता है, आप उसको नहीं दे सकते सिग्नल कि आप दिल धड़को, अब नहीं धड़को, है ना। या फिर आप डाइजेशन जो करते हैं, डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने एक बार खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पेट में गया, तो वो अब आपके ब्रेन का काम है कि खाना अपने आप डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, आप उसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है हार्ट बीट, जैसे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या नहीं कंट्रोल कर सकते आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आप अपने एक्सक्रीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रोसेस को। तो जो भी प्रोसेसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी प्रोसेसेस होती हैं आपकी बॉडी में, इनवॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। और जिन मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोला जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमने कहा कि आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए जा रहे हैं। अब ब्रेन तक सिग्नल आते कैसे हैं, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम है किसका, पीएनएस का, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसलिए मैंने आपको पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था, क्योंकि इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी हमने दो चीजें देखी थी कि दो तरीके की नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, एक तो क्रेनियल नर्व्स और एक होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इनका काम है हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन तक और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को लाना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, सारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं, जितने भी हम वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शंस ले रहे हैं वो हम ब्रेन के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बॉडी में जो भी चीज़ें कंट्रोल हो रही है, चाहे वो हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं नहीं, लेकिन जो भी चीज़, जो भी एक्शन, जो भी आपके एक्टिविटी आपकी बॉडी में चल रही है वो आपके ब्रेन की वजह से ही चल रही है। चाहे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री है, या फिर उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी कि वो इनवॉलेंट्री। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ब्रेन के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो ब्रेन कहाँ होता है, हमारे अपर पार्ट में होता है बॉडी के, यहाँ पर हमारे ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन जो है ना, ब्रेन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यू है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है हमारे ब्रेन। अगर आप देखोगे भी ना, उसको ऐसा लगता है जैसे इसको अगर टच भी कराना तो कहीं ये डैमेज ना हो जाए, इतना सॉफ्ट हमारा टिश्यू होता है। और सॉफ्ट तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम अपने इस छोटे से टिश्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई ब्रेन क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, इसलिए क्या है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक बोनी केज में हम रखते हैं। यानी कि जैसे कि आपकी गिफ्ट है कोई, है ना, आपको बहुत सॉफ्ट सा किसी को गिफ्ट देना है, तो आप क्या करते हैं, उसको अच्छे से रैपिंग करके देते हैं, एक हार्ड से बॉक्स में उसको बंद करके देते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए अंदर से, ठीक है। तो हमारा ब्रेन भी क्या है, एक बोनी बॉक्स में कवर्ड है, बोनी बॉक्स में, या फिर हम बोनी केज कह सकते हैं इसको,
बॉक्स या फिर बोनी केज में कवर्ड है, जिसको बोला जाता है क्रेनियम या फिर आपकी स्कल, आपकी खोपड़ी है ना, यहाँ पे देखो हार्ड है ये बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, ये स्कल है आपका, स्कल या फिर बोनी केज है, बोन का बना हुआ है, बहुत हार्ड है, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम या फिर स्कल। स्कल का क्या काम है, स्कल का काम है प्रोटेक्शन देना, है ना, जो भी अंदर माल भरा हुआ है, भले ही आपके दोस्त में दिमाग नहीं है, वो हम मानते हैं भूसा भरा हुआ है, लेकिन जो भी है तो ना, कुछ तो सामान है ना, जो भी सामान है उसका तो काम है स्कल का उसको प्रोटेक्शन देना, चाहे अंदर दिमाग हो या ना हो, है ना, तो उसका काम है प्रोटेक्शन देने का। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो बोनी केज है, इसके अलावा भी हमारे पास ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ चीजें होती हैं। कैसे, देखिए बोन भी बहुत हार्ड होती है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेन है, ये यहाँ पे आपका ब्रेन है इस तरीके से सॉफ्ट सा, आपने एकदम से हार्ड लेयर लगा दी इसके साइड में, बहुत ज्यादा हार्ड, आपके ये क्या है, ये आपने लगा दिया स्कल, तो ये भी तो स्कल भी तो काफी हार्ड होता है ना, तो इसको और प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको और गद्देदार बनाने के लिए, शॉक एब्जॉर्बर बनाने के लिए, इस स्कल के और ब्रेन के बीच में भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि देखो, आप टच कर रहे हो अपनी ये खोपड़ी को, इस खोपड़ी से नीचे भी, इस स्कल से नीचे भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के ऊपर, जो ब्रेन को रैपर की तरह कवर्ड करे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ब्रेन में बोनी केज के अलावा, इस बॉक्स के अलावा भी क्या है, कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे क्या कर रही है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये भी और ये भी। ठीक है, मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स का नाम होता है मेनिंजस मेम्ब्रेन, लेकिन ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, सिर्फ बता दिया है, मेनिंजस मेम्ब्रेन होती है आपके जो ब्रेन होता है ना उसके साइड में, ठीक है, कवरिंग की तरह, रैपर की तरह कवर्ड होती है आपके मेनिंजस मेम्ब्रेन से हमारा ब्रेन। ये होती है 3, ये मेम्ब्रेन्स भी 3 होती है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ 3 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। ब्रेन के साइड में क्या है, 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आपका स्कल प्रेजेंट है ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे जो ब्रेन है, इसको अब भी ये नहीं माना जाता कि अभी भी ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, तो क्या करा, एक और चीज दे दी गई इसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई जो बहुत ज्यादा वीआईपी लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो ये क्या है, ये हमारी ब्रेन जो है हमारी बॉडी का एक वीआईपी ऑर्गन है ना, तो इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, पहला हो गया आपके बोनी केज, दूसरा हो गया मेम्ब्रेन। अब क्या कहा जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, इनके बीच में भी फ्लूइड भर दिया गया है। कैसे, देखिए आप, ठीक है, आप समझिए, देखिए जैसे कि आपके पास आपका ब्रेन है ना, तो ब्रेन में क्या होगा, एक तो बोनी केज होगा, उसके बाद मेम्ब्रेन्स है। अब मान लीजिए ये है हमारे पास मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है इस तरीके से फोल्डेड, बात समझ में आ रही है। अब ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो क्या है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इस तरीके से कवर्ड है मेरा ब्रेन, है ना, इस तरीके से कवर्ड है, पूरा ब्रेन इस तरीके से कवर्ड है। अब क्या है, 2 मेम्ब्रेन्स है, तो मेम्ब्रेन के बीच में गैप है ना, मेम्ब्रेन के बीच में गैप देख रहे हो, ये गैप है बीच में। इसी तरीके से जो तीनों मेनिंजेस लेयर होती है, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। किस तरीके से होती है हमारी, इस तरीके से होती है, देखो पहली लेयर ऐसे, फिर दूसरी लेयर ये, फिर तीसरी लेयर ये। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है आपका स्कल और इसके अंदर है आपका ब्रेन यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 लेयर्स है, तीनों लेयर्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। अब इस स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, वही ना, जैसे मैंने आपको दिखाया 2 मेम्ब्रेन्स है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तो उस स्पेस के बीच में भी फ्लूइड भर दिया। फ्लूइड क्यों भर दिया, ताकि वो और ज्यादा गद्देदार हो जाए, उसमें और ज्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग पावर आ जाए। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, पहले आ गया बोनी केज, उसके बाद आ गए 3 मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन्स के बीच में भी क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इस फ्लूइड का क्या नाम होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है आपके पास, फ्लूइड है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम याद करने का यही तरीका है, बार बार बोलो इनको मुंह से, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, हम अब देखो मुझे फटाफट से क्या हुआ, आप देखो आपका ब्रेन कहाँ पर है, पहले आपके बाल है, बाल को हटाओगे तो क्या आएगी, आपके नीचे स्किन आएगी, फिर स्किन को भी हटाओगे तो नीचे क्या आएगी, उसके नीचे भी हटाओगे तो स्कल आएगी, फिर स्कल को भी हटाओगे तो 3 मेनिंजेस लेयर्स आएंगी। लेयर्स के भी बीच में आप देखोगे, जैसे ही एक लेयर को हटाओगे उसके बीच में फ्लूइड आएगा, फिर मेम्ब्रेन को हटाओगे फिर फ्लूइड आएगा, उसके बाद मेनिंजेस मेम्ब्रेन्स के बाद आएगा आपका ब्रेन। ठीक है, तो आपका ब्रेन कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है,
3 चीजों में कवर्ड है, ब्रेन, बोनी केज यानी कि क्रेनियम, मेम्ब्रेन यानी कि मेनिंजेस, और आपका फ्लूइड जिसको बोलते हैं आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट्स। देखिए ब्रेन क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है हमारा ब्रेन। समझ रहे हैं आप हमारी बात को कि क्या ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से क्या कर रहा है, हमारे सिग्नल्स को ले रहा है। तो अब क्या है, इन सिग्नल्स को लेने के लिए, पूरे प्रोसेसिंग करने के लिए ब्रेन जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ब्रेन क्या है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना है। तो ब्रेन जो होता है उसके फर्दर जाके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, टाइप्स नहीं पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स में हम ब्रेन को समझते हैं। पहले ब्रेन को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है सामने, 4 लिम्स बोलते हैं ना आप, सामने वाले जो हाथ वाथ होते हैं, तो 4 लिम्स। फिर दूसरा आता है मिड ब्रेन। ठीक है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसमें आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। तो जो वॉलंटरी मेनली हमारी बॉडी के जिन फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट, ऐसे जो मूवमेंट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्टली वो किसके थ्रू कंट्रोल करे जाते हैं, वो 4 ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो 4 ब्रेन का काम क्या है, मोस्टली वॉलंटरी एक्शंस। देखिए सारे ब्रेन का है ना, पूरी तरीके से फंक्शंस तो कोई भी नहीं बता सकता। अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाए हैं कि ब्रेन के किस फंक्शन का क्या काम है। एक ही फंक्शन के बहुत सारे काम होता है। ये जैसे मैं वॉलंटरी बोल रही हूँ, तो ये कई पार्ट्स इसमें ऐसे भी है, इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन होंगे जो ये भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो हम आपको बहुत लिमिटेड चीजें बता रहे हैं, ठीक है, जितने आपकी किताबों में दे रखी हैं। तो क्या है, ब्रेन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके हर एक पार्ट का हम ये नहीं बता सकते कि नहीं ये यही चीज करेगा, ये दूसरा चीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेन मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है, 4 ब्रेन मोस्टली वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ये मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये भी हाइंड ब्रेन भी मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई। तो ये 4 ब्रेन वॉलंटरी और मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये जो आप 4 ब्रेन देख रहे हैं ना, इसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स होता है। पहले पार्ट का नाम होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरे का नाम होता है थैलेमस, और तीसरे का नाम होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब समझिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स हैं आपके 4 ब्रेन के। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके आपके बुक में पार्ट्स दे रखे हैं। कौन कौन से पार्ट दे रखे हैं, सेरिब्रम, पोन्स और मेड्यूला। ठीक है, सेरिब्रम, पोन्स और मेड्यूला लिखते हैं यहाँ पर, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। इसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेड्यूला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देख लिया, 4 ब्रेन के 3 पार्ट्स है कि मिड ब्रेन का भी कोई पार्ट नहीं देखा, होते हैं पर आपकी किताब में नहीं है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हमने देखे, कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला, या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बात समझ में आई। अब इनके धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, यहीं पर समझ लेंगे। कोई ज्यादा इसके हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है, या ऐसा कोई फंक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या होता है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है 4 ब्रेन का। पहली बात तो इन तीनों में ही सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा 4 ब्रेन का। 4 ब्रेन काफी ज्यादा स्पेस को कवर करके रखता है, और 4 ब्रेन के जो ये 3 पार्ट्स है ना, इसमें आपका सेरिब्रम जो होता है वो सबसे ज्यादा पार्ट को कवर करता है। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये आपकी किताब में नहीं दे रखा है। ठीक है, 10th लेवल पर हम जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, फालतू दिमाग मत मारिए इधर उधर, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए बायोलॉजी किसी को आगे की क्लासेस में लेनी है, तो ये चीजें आगे भी जा करके आपको पढ़ने में आएंगी। ठीक है, तो जितना दिया हुआ है आपकी किताब में अभी फिलहाल उतना पढ़िए जितनी जरूरत है आपको। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या करता है, ये मेनली थिंकिंग के लिए काम आता है। किसके लिए, मेनली थिंकिंग के लिए काम आता है। और जो आप मूवमेंट्स देखते हैं, मूवमेंट्स को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, कौन से वॉलंटरी मूवमेंट्स, हाथ पैर हिलाना, सोचना, ये सब चीजें क्या है,
ये मेन काम कर रहा है हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या है, आपकी किताब में नाम नहीं दे रखा थैलेमस का, लेकिन आप फिर भी याद रखो क्योंकि हाइपोथैलेमस और थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या है, मेन काम तो आपके फोर ब्रेन में जो वॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का कौन कर रहा है, सेरिब्रम, लेकिन उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे इन हाथ पैर को हिलाने, हाथ पैर के मूवमेंट से अलग होती हैं, जैसे कि स्मेल करना, जैसे कि सुनना, ये सब चीजें भी क्या है, ये सब भी तो आपके, इनके भी तो कहीं ना कहीं थिंकिंग में जाता है ना, ये भी तो थिंकिंग का ही पार्ट है। आपको भूख लगना है ना, किसी चीज का स्मेल आना, आपको सुनाई देना, ये सब क्या है, ये पार्ट्स भी आपके कहीं ना कहीं आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इसमें से कुछ एक्शंस जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं उनको हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे कि आपको भूख लगना, तो भूख लगवाना किसका काम नहीं है, ये सेरिब्रम का काम नहीं है, भूख लगवाएगा आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है, भूख लगवाएगा आपको हाइपोथैलेमस। तो अर्ज टू ईट यानी कि भूख लगना, ठीक है, भूख लगवाना किसका काम है, आपके हाइपोथैलेमस। और क्या काम होता है इसका, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या है, इसका हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख लगवाना, ये सब किस चीज का काम है, ये काम है हमारे हाइपोथैलेमस का। फोर ब्रेन का समझ में आया। फोर ब्रेन मेनली क्या होता है, थिंकिंग के लिए काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके वॉलेंट्री एक्शंस मेनली कंट्रोल करता है। दूसरी बात, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं फोर ब्रेन के। उसमें जो सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा होता है, थिंकिंग के लिए, मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है, ठीक है, सुनना, स्मेल करना, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। फिर आता है थैलेमस, थैलेमस का कोई काम नहीं याद करना। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या काम करता है, वो अर्ज टू ईट यानी कि भूख लगवाता है, और क्या करवाता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कराने में हेल्प करता है, कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। बात समझ में आई। अब आगे के फंक्शंस देखते हैं। देखिए अब हमने क्या, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से जरा, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने देख लिया फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन ये था। अब देखिए मिड ब्रेन क्या होता है। देखिए मिड ब्रेन क्या कर रहा है, मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस में कौन से एक्शंस को वो कंट्रोल करता है, पहली बात तो किसको कंट्रोल करता है, वो हमारे चेंज इन प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, पता है प्यूपिल क्या होता है, चेंज इन प्यूपिल साइज, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, आपकी आंख है ना, ये आंख है ना, इसमें जो आप काला वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइरिस, और जो मेम्ब्रेन होती है ना इसमें बीच में छेद होता है, क्या होता है, जिसके थ्रू, मतलब ये समझिए ये आपकी आंख है, इसमें ब्लैक कलर का जो आपका डॉट है ना, जो आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इस ब्लैक कलर के मेम्ब्रेन में भी बीच में छोटा सा होल होता है, इस होल के थ्रू लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये जो होल होता है ना, इसका साइज घटता बढ़ता रहता है। क्यों घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि लाइट को अंदर ले जा रहा है, आंखों तक अंदर लेकर के जा रहा है। तो जब कभी ज्यादा रोशनी हो जाती है, तो कहीं आंखों में ज्यादा रोशनी चली जाए तो प्यूपिल क्या करता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट आंखों के अंदर जा सके, ठीक है। और जैसे ही आपकी लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, तो ताकि ज्यादा लाइट जा सके तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपके फिजिक्स में भी है, फिजिक्स के पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर में भी आपके, ठीक है, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को चेंज करता है, ठीक है ना। तो प्यूपिल क्या है, छोटा सा कुछ नहीं, आइरिस के अंदर छोटा सा होल है जिसका साइज लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना हमारे प्यूपिल के साइज के अंदर, ये काम है आपके मिड ब्रेन का, ठीक है। साथ साथ हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन, हमारी ये जो मिड ब्रेन है ये क्या करेगा, आईज के मसल्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि मसल्स का मूवमेंट कैसा होगा, आईज में बहुत सारी मसल्स होती है ना, आई के मसल्स का जो मूवमेंट होता है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब हम खुद की आंखों को वैसे तो कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरफ देखना है, लेकिन अंदर की साइड जो मसल्स होती है आपकी आईज की, वो कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। साथ के साथ जैसे शेप चेंज कर रही है प्यूपिल की, ऐसी आपके लेंस की शेप भी चेंज होती रहती है, लेंस की शेप भी घटती बढ़ती रहती है, छोटा होता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है लेंस। तो उसकी जो शेप है यानी कि शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को भी कौन अब कंट्रोल कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये 3 समझ में आए। इसके साथ साथ क्या होता है, आपके जो हेड और नेक, इसके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, हेड और नेक के रिफ्लेक्स एक्शन, इनको भी ये कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन के फंक्शन, ठीक है।
अब देखो हाइंड ब्रेन भी क्या कर रहा है, हाइंड ब्रेन भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का आपका वो नहीं दे रखे हैं इसमें फंक्शंस, लेकिन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के दे रखे हैं। देखिए इनवॉलेंट्री एक्शंस मैंने आपको क्या बताए थे, इनवॉलेंट्री एक्शंस मैंने आपको बताए थे कि आपका हार्ट बीट चलना, डाइजेशन होना, ये सब चीजें होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस में। तो इसमें से कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है आपके आर्टरीज में, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और क्या कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल करता है वॉमिटिंग, यानी कि जब आपको उल्टी आती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आपको खुद से आती है, वो अंदर से आपका इनवॉलेंट्री एक्शन की तरह बिहेव करती है। तो वॉमिटिंग क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। साथ में सलाइवेशन, खाना देखते ही मुंह में लार आ जाना, ठीक है, सलाइवेशन, और किस अमाउंट में सलाइवा निकलने चाहिए, तो सलाइवेशन भी कौन करा रहा है, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करा रहा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा रहा है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करा रहा है, सलाइवेशन को कंट्रोल करा रहा है। बात समझ में आई, ये था आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। और रही बात सेरिबेलम की, तो देखिए आप सीधे खड़े हैं ना, सीधे खड़े हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करके खड़े हैं, ऐसे तो नहीं चलते चलते गिर जाते हैं ना। तो क्या होता है, ये जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम का काम है आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, और साथ के साथ उसमें बैलेंस बना के रखना, ठीक है, उसमें बैलेंस बना के रखना। आप देखते हैं जब भी कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो क्या होता है, वो अपने बैलेंस खोने लग जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, वो सेरिबेलम की वजह से होता है। सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है ना हमारी बॉडी पोस्चर को और बैलेंस को। जब आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो सीधा सीधा असर करता है आपके सेरिबेलम पर, और आप सेरिबेलम अपना कंट्रोल खोने लगता है तो आप भी अपनी बॉडी के बैलेंस का कंट्रोल खोने लग जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है ना, ये पीछे की साइड प्रेजेंट होता है यहाँ, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, ठीक है। मतलब बीच वाला तो फिर भी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ये हमारा जो फ्रंट वाला ब्रेन होता है, ये वाला थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि पीछे है ना, कभी भी गर्दन पे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो गर्दन पे क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइंड ब्रेन होता है, वो छोटा होता है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये बात समझ में आ गई, ब्रेन तो समझ में आ गया होगा। ब्रेन के केवल इतने ही आपको फंक्शन याद रखना है, और अगर एनसीईआरटी में एक दो आपको कहीं फालतू मिलते हैं तो बस वही याद रखना है, इसके अलावा और कोई आपको फंक्शन याद नहीं रखने, ठीक है। इससे बाहर फंक्शन आपसे पूछेगा भी नहीं। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, ब्रेन को हमने देखा था, ब्रेन किसमें कवर्ड है, बोनी केज में प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है क्रेनियम। क्रेनियम के बाद आती है मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स में भी क्या प्रेजेंट है, बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, ताकि वो क्या कर सके, उसे शॉक एब्जॉर्बिंग पावर दे सके, शॉक को एब्जॉर्ब करने की। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यू, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन के बदल 3 टाइप्स होते हैं। पहला हाइंड ब्रेन, यानी कि आगे वाला ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपका फ्रंट ब्रेन का होता है, ठीक है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है फ्रंट ब्रेन का, ठीक है, ये वाला हिस्सा इतना। फिर उसके बाद क्या होता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कुछ ऐसे होता है जैसे कि आपका ब्रेन है ना, ये इस तरीके से, तो इसमें से आगे वाला हिस्सा, तो ये मान लीजिए आपका फ्रंट ब्रेन हो गया इतना, इसमें बीच में कहीं प्रेजेंट होता है आपका मिड ब्रेन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका हाइंड ब्रेन, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, फ्रंट ब्रेन, फोर ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, और उसके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन, अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंट्रोल करता है मोस्टली ऐसे एक्शंस को जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। फोर ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम काम करता है थिंकिंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, इनके ऊपर हमारा काम करता है सेरिब्रम। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो सेरिब्रम और क्या काम करता है, सेरिब्रम हमारे मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, हाथ के मूवमेंट को, स्मेल करना और टेस्ट करना, ये सब चीज़ें किसके हाथ है, हियरिंग, ये जो आपके जितने भी वो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड काम है, ये कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, आपको भूख लगवा रहा है। इतनी बात समझ आएगी। फिर मिड ब्रेन आया, मिड ब्रेन में देखा इनवॉलेंट्री एक्शंस में, ये क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को चेंज करेगा, आईज की मसल्स को कंट्रोल करेगा, लेंस की शेप को चेंज करेगा, साथ में हेड और नेक के रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करेगा। इतनी बात समझ में आई। फिर आया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी इनवॉलेंट्री एक्शंस, 3 पार्ट्स है हाइंड ब्रेन के, जिसके कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है। सेरिबेलम करता है बॉडी पोस्चर को और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और सलाइवेशन को कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आ गई। यही अब खत्म होने वाला है बस ब्रेन। उसके बाद हम इसको बस थोड़ी सी एक चीज और देख लीजिए। देखिए जहां पर आपका ब्रेन पीछे की साइड खत्म होता है ना, वहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ। तो समझिए, ब्रेन जहां पर आपका खत्म हो रहा है वहां से एक न्यूरॉन्स का क्या है, न्यूरॉन्स की पूरा का पूरा टिश्यू आ रहा है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती है, हमें यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको टच करके आपको पता लगेगा, यहाँ पे आपको एक हड्डी आपको लगेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सी हार्ड सी हड्डी है। तो ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड का भी मैं ये बताना चाह रही थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये भी हमारी कवर्ड होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसको भी क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो फ्लूइड हमारे ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है ना, हमारे ब्रेन को कंट्रोल वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या करता है, उसको शॉक एब्जॉर्बिंग पावर देता है। ठीक है, ताकि कोई धक्का लग करके या कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर लग करके हमारे ब्रेन पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो क्या होता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होता है। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पूरा ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हार्मोनल सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम करेंगे, सारे हार्मोन्स को, सारे ग्लैंड्स को जा करके धीरे धीरे उनको समझेंगे, क्या उनके फंक्शंस हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।